एमटीएस रिपोर्टिंग में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लीक हुए पेपर की। पेपर तो लीक हो गया था 30 मार्च को, लेकिन उसके बाद क्या क्या हुआ ये बताएंगे। पहली खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के बलिया में जब बुधवार को 30 मार्च को 12वीं का अंग्रेजी का पेपर लीक होने के चलते इस जिले की सभी परीक्षाएं टाल दी गई थी। हिंदी अखबार अमर उजाला ने मामले की रिपोर्टिंग की। इसके बाद स्थानीय स्तर पर काफी हंगामा हुआ था। बाद में रिपोर्ट करने वाले पत्रकार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आरोप है कि पत्रकार को न सिर्फ घंटों थाने में रखा गया, बल्कि उसके दफ्तर में तोड़फोड़ भी की गई। वहां के कर्मचारियों के साथ कथित रूप से हाथापाई किए जाने की भी जानकारी सामने आई है। हिरासत में लिए गए पत्रकार का नाम अजीत ओझा है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि पत्रकार काम कैसे करेंगे अगर ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी खबरों पर उनके हाथ पैर तोड़े जाएंगे, दफ्तर में घुसकर सामान तोड़ा जाएगा, सब कुछ तोड़ दिया जाएगा, तो पत्रकारिता कैसे होगी? ये एक मुश्किल सवाल है। बढ़ते हैं आगे की खबर की तरफ। कर्नाटक में पिछले कई महीनों से जारी हिजाब विवाद के बाद अब हलाल मीट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। अब हलाल मीट क्या है? हलाल मीट का मामला ये है कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स हिंदुओं से ये कहता नजर आ रहा है, अपील कर रहा है कि वह हलाल मीट ना खाए। हलाल मीट ये होता है, हम आपको बताते हैं कि हलाल मीट मुसलमानों की दुकानों पर मिलता है और ऐसा जनरली देखा जाता है कि मुसलमानों की जो मीट की शॉप होती है उस पर लिखा होता है हलाल मीट, और जो नॉन मुस्लिम की मीट की शॉप होती है उस पर लिखा होता है झटका मीट। तो ये दो से पहचान होती है कि ये मुसलमान की दुकान है और ये नॉन मुस्लिम की दुकान है। लेकिन खाने वाले इस चीज़ में कोई फ़र्क नहीं करते हैं। उनको हलाल मिले या झटका मिले, इस बात से कोई फ़र्क उनको नहीं पड़ता। लेकिन इस बात का फ़र्क कर्नाटक में डाला जा रहा है और एक शख्स इस बात की अपील कर रहा है कि आप हलाल मीट ना खाएं, यानी कि वो खुलकर ये बात कह रहे हैं कि मुसलमानों की दुकानों से मीट लेना बंद कर दें। अब तो ये कर्नाटक वालों को सोचना पड़ेगा कि अगर मीट झटका वाली शॉप पर नहीं मिला तो हलाल वाली शॉप से लेना है या नहीं, ये फैसला उनके हाथ में है। खैर, छोड़ देते हैं उनके हाथ पर। अगली खबर है, बात करते हैं वहीं से। इस मामले में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने हलाल मीट बेचने को इकोनॉमिक जिहाद बता दिया। अगला जो कमेंट्स आया आपको बताएं, उन्होंने इसको इकोनॉमिक जिहाद बता दिया। मतलब इकोनॉमिक तरीके पे जिहाद हो रहा है, मतलब हर तरीके से जिहाद हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि कितने टाइप्स ऑफ जिहाद हैं। खैर, ये भी देखते हैं। दरअसल कर्नाटक में कई हिंदू संगठन पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर हिंदुओं से हलाल मीट का इस्तेमाल न करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा होगा क्योंकि मीट ऐसी चीज़ है। तो हलाल मीट नहीं लेने की अपील कर्नाटक के कुछ इलाकों में जब हिंदू धार्मिक मेले के दौरान मंदिरों के आसपास मुस्लिम वेंडर्स पर प्रतिबंध की घोषणा के बाद उठे। मतलब आपको बता दें, इससे पहले जो एक मामला आया था कि एक मेला लगाया गया था, उस मेले में ये कहा गया था, उसमें ये आया था सुनने को कि जो भी मुस्लिम वेंडर्स हैं, दुकानदार हैं, वो अपनी इस मेले में दुकान नहीं लगाएंगे। तभी उसके बाद, जस्ट उसके बाद ही ये नया एक भाषण आ गया कि अब हलाल मीट नहीं लेंगे। अब ये मीट खाने वालों को सोचना होगा कि उनको मीट कैसे मिलेगा या क्या मिलेगा। ये बड़ा एक मुद्दा है। खैर, ये खाने वालों पर डिपेंड करता है, छोड़ देते हैं। अगली खबर है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने हिजाब को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिजाब मुद्दे पर नकारात्मक प्रचार से मुसलमान प्रभावित हो रहे हैं। मतलब मुसलमान इधर उधर की बातों में आ रहे हैं। बोर्ड अपनी पूरी ताकत से हिजाब मामले पर लड़ रहा है। इस मामले में अदालत ने जो फैसला सुनाया उसने न्याय की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया, ये बात बोर्ड ने कही है। बयान में कहा गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था ताकि इस स्थिति से कानून के भीतर निपटा जा सके। इसलिए बोर्ड ने अदालत का सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और बेहतर वकीलों की मदद से केस लड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। गलतफहमी, कुछ वर्ग दुष्प्रचार फैलाने के बोर्ड के खिलाफ दुष्प्रचार फैला रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बोर्ड के खिलाफ दुष्प्रचार फैला रहे हैं, तो वो ये इल्तिजा करते हैं कि उनके खिलाफ गलत धारणा बनाई जा रही है। तो इसलिए बोर्ड ने इस मुद्दे पर अपने मूक दर्शन ना होने की वजह से ये कहलवाया है कि मुसलमान इस दुष्प्रचार के शिकार से बिल्कुल भी प्रभावित ना हो और नई पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा देने पर ध्यान केंद्रित करें। ये बात तो बोर्ड की एकदम सही है, क्योंकि इधर उधर की बातों में आके अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए। अगली बात करेंगे, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में कहा कि मनरेगा के बजट में कटौती की गई है। अब इनको भी कुछ ना कुछ कहना ही रहता है।
जिसके कारण मजदूरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि मनरेगा के लिए आवंटित बजट में लगातार कटौती हो रही है, जिसके कारण काम मिलने और समय पर मजदूरों के भुगतान की कानूनी गारंटी कमजोर पड़ रही है। इस साल मनरेगा का बजट 2020 की तुलना में 35% कम है, जबकि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। सोनिया गांधी जी ने जो ये आंकड़े निकाले हैं, जो कुछ कहा है, ये भी बात ठीक है, इस पर सरकार को गौर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बताते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार 30 मार्च को उन 3 कश्मीरी छात्रों को जमानत दे दी जिन पर राजद्रोह का मामला लगाकर जेल में बंद कर दिया गया था। आपको बताते हैं कि उन्हें इसलिए जेल में बंद कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने क्रिकेट में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वाला पोस्ट लगा दिया था। इसलिए अपने उत्साह को अपने मन में ही रखें, ज़्यादा उत्साहित होकर पोस्ट पर ना नजर आएं। इसमें नाम आता है इनायत अल्ताफ शेख, शौकत अहमद गनी और अरशिद यूसुफ का। 28 अक्टूबर 2021 से जेल में बंद थे। ये लोग दरअसल तीनों आगरा के राजा बलवंत सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र थे और प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के हिस्सा थे। यह छात्रवृत्ति जम्मू कश्मीर के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को दी जाती है। उन्हें 27 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में T20 विश्व कप क्रिकेट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की हार हो गई थी। आरोप है कि तीनों कश्मीरी छात्रों ने पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की थी। उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह, साइबर आतंकवाद और सामाजिक द्वेष फैलाने की धारणाओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। अब बात यहाँ समझने की ये भी है कि अगर आप अपनी पसंदीदा टीम के बारे में कुछ लिखते हैं या इस तरह का अपना प्रचार करते हैं तो इतने सारे मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। आप ये देख कर करें कि आप किस देश के बारे में अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, तो इस बात का खास ख्याल रखिए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है संजीव भट्ट से। संजीव भट्ट गुजरात कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी थे। काफ़ी समय से जेल में हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक व्यक्ति को हिरासत में इतना पीटा था कि वह कुछ रोज बाद उसकी मौत हो गई थी। जो शिकायत करने वाले थे उनका नाम है महेश चित्रोदा। अब मंगलवार 29 मार्च को महेश ने गुजरात हाईकोर्ट में अर्जी दी है। अब उन्होंने क्या अर्जी दी है? उन्होंने अर्जी दी है और लिखा है कि भट्ट के खिलाफ दायर किया गया केस वो वापस लेना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कहने के साथ ही पहले तो उन्होंने ये खत लिखा कि वो अपना केस वापस लेना चाहते हैं, लेकिन अपनी शिकायत ऐसा कहने के साथ ही वो अगले दिन इस बात से पलट जाते हैं और वो कहते हैं कि वो अपनी शिकायत वापस लेना नहीं चाहते हैं। अब वो शिकायत को वापस नहीं लेंगे। उन्होंने पता नहीं क्या सोचा और अपना इरादा बदल दिया। आपको बता दें कि यह मामला जो संजीव भट्ट का है, यह मामला 1990 का है। उस वक्त संजीव भट्ट जामनगर में एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर तैनात थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा निकाली गई रथ यात्रा के वक्त जमशेदपुर में जमजोधपुर में सांप्रदायिक दंगों के दौरान उन्होंने 150 लोगों को हिरासत में लिया। इनमें से एक शख्स प्रभुदास वैष्णनानी की कथित टॉर्चर के कारण रिहा होने के कुछ दिन बाद ही अस्पताल में मौत हो गई। इसके बाद महेश चित्रोदा ने 8 पुलिस वालों पर कस्टडी में मौत को लेकर मामला दर्ज किया था, जिसमें भट्ट भी शामिल थे। लेकिन अब महेश चित्रोदा अपने बयान से बदल गए हैं और उन्होंने कहा है कि वो कंप्लेन को वापस नहीं लेंगे। देखते हैं संजीव भट्ट के साथ क्या होता है। बढ़ेंगे आगे अगली खबर की तरफ। अगली खबर ये है कि मध्य प्रदेश में कल ही मैंने एक ये न्यूज़ अपडेट किया था कि रीवा में एक गैंग रेप हुआ था, जो किसी बाबा महंत के ऊपर इस बात का इल्ज़ाम आया था और उन्होंने इस रेप को घटना को पूरा घटित किया था। तो उनको जो मध्य प्रदेश के रीवा में हुए गैंग रेप के जो 2 मुख्य आरोपी थे, महंत सीताराम और विनोद पांडे को 30 मार्च को ही पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। गिरफ्तारी के अगले ही दिन सीएम शिवराज के आदेश पर रीवा में बने महंत के पुश्तैनी मकान पर बुलडोजर भी चला दिया गया है। मतलब कि उनको पूरी तरीके से अरेस्ट करके उनके मकान में बुलडोजर चला दिया गया है। अरेस्टिंग के बाद अगर वो छूटे तो उनको मकान नहीं मिलेगा, क्योंकि उस पर बुलडोजर चल चुका है। खैर, वो अरेस्ट हुए, ये अच्छी बात है। अगली बात करेंगे दिल्ली की राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली से। देश की राजधानी दिल्ली में यहाँ के चाणक्यपुरी इलाके में एक हादसा हुआ। यहाँ एक बिजनेसमैन साइकिल चला रहा था। एक आर्मी ट्रक ने उस बिजनेसमैन को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान कुंवर अरोड़ा के तौर पर हुई है। कुंवर 26 साल के थे। वे गाजियाबाद के इंद्रपुरम में साइकिल लुब्रिकेंट्स और स्पेयर्स पार्ट्स बनाने की फर्म चलाते थे। यह एक बहुत ही दुखद और दयनीय घटना है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलेंगे आगे और भी खबरों के साथ। जाते जाते आपसे बस
उतना ही कहना है कि जल्द से जल्द मेरे सब्सक्राइबर्स को बढ़ाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स देते रहिए, न्यूज़ के बारे में मुझे अपडेट करते रहिए, मेरे इस मिल्लत टाइम स्पेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, सब जगह का लिंक दे रखा है। MTS पेज को हर जगह से लाइक करिए और आगे बढ़ाइए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।